ये क्या कर रहे हो? वैसे कसम से मुझे लगता था कि मैं बहुत लॉजिकल इंसान हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा से कभी मैं कभी तुम के प्रीव्यू के बारे में। दोस्तों, जानता हूं कि बहुत देर कर दी प्रीव्यू लाते लाते, लेकिन क्या करूं, इसने भी तो मतलब कि देर ही कर दी अपने सारे के सारे ट्रेलर्स लाते लाते। मतलब कि अभी कल रात को ही जो है इसका छठा ट्रेलर पड़ा, और 4 दिन बाद तो मतलब कि ये टीवी पर ऑन एयर होने वाला है। लेकिन हाँ, बहुत पहले से ही मार्केटिंग शुरू कर दी थी। ऐसा नहीं था कि ट्रेलर इन्होंने आखिरी लेट डाला है तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने मार्केटिंग नहीं की। मार्केटिंग बहुत तगड़ी की, लेकिन शुरुआत के जो ट्रेलर्स थे वो आप सभी जानते हैं, आपने अगर देखे हो तो, कि उसमें कुछ भी स्टोरी का मतलब कि मालूम नहीं पड़ रहा था। तो खामखा में प्रीव्यू बना के करता है क्या? प्रीव्यू तो तब बनाया जाता है ना जब आपको स्टोरी का थोड़ा बहुत आइडिया है। तो शुरुआत कर देते हैं। पहले मतलब कि मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो 2 मेजर जो हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के माने जाने वाले लोग हैं वो इस ड्रामा से रीडेब्यू कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे फहद मुस्तफ़ा है, जिनको सभी जानते हैं कि उन्होंने जो है कलमा पढ़ लिया था ड्रामा इंडस्ट्री से, लेकिन बाद में उनको जो है अपनी गलती का एहसास हुआ। क्यों गलती का एहसास हुआ? कि वही बात है कि 2016 में इनका आखिरी ड्रामा था दूसरी बीवी। उसके बाद इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि अब वो फर्दर टीवी पे आगे कोई ड्रामा नहीं करेंगे। लेकिन 2016 के बाद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का जैसे कि सुनहरा दौर शुरू हो गया, और पूरी की पूरी मतलब कि सिचुएशन ही चेंज हो गई। एक टाइम था कि 2016 के पहले की स्थिति कुछ इस तरह से थी कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ड्रामा इंडस्ट्री से थोड़ी ऊपर थी, मतलब कि उसको थोड़ा हाई माना जाता था। लेकिन 2016 के बाद 18 और मेनली 18 के बाद जो है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने जो है पीक पकड़ी, और अब उसकी फिल्म इंडस्ट्री को शायद कोई पूछता भी नहीं। हाँ, मौला जज जैसी फिल्में आ जाती है 3, 4, 5 सालों में एक बार, लेकिन उससे इंडस्ट्री को कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा। असल जो इसकी मतलब के बोन बन चुकी है हमारी शोबिस इंडस्ट्री की, पाकिस्तानी ड्रामा, वो है। तो इसीलिए फहद मुस्तफ़ा को भी अपनी इस गलती का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने जो है अपनी बात मानते हुए, अपनी बात का मान रखते हुए कि लोग क्या कहेंगे, कि मैं अपनी ज़ुबान से फिर गया। 9 साल तक जो है टीवी से दूर रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है बिग बैंग के द्वारा, बिग बैंग के ज़रिए काफ़ी अच्छी बिग बैंग की ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर, और काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रामास भी डिलीवर किए। लेकिन बात वही है कि 9 साल बाद अब जाके इनको लग रहा है कि शायद इनको डेब्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि यही सुनहरा दौर है। पता नहीं कि ऐसा दौर आए ना आए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अब ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, लेकिन हाँ, मतलब कि होता है ना कि अभी जो चीज़ है वो शायद ना भी हो, शायद इससे बेहतर चीज़ आगे आ जाए, लेकिन उसका इंतज़ार करना बेवकूफ़ाना हरकत ही होगी। तो हमारे प्यारे से फहद मुस्तफ़ा ने 9 साल इंतज़ार किया है, तो अब शायद वो अपनी ज़बान से पीछे हट सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि, और ये कोई मतलब कि खुदा का कलाम थोड़ी ना है कि एक बार आ गया तो आगे उसमें चेंज नहीं हो सकता। तो फहद मुस्तफ़ा की भी मतलब कि, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे जो है उनकी जो है क्रेडिबिलिटी पे जो है फ़र्क आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क आने वाला है। हाँ, कुछ बोल दिया अब उस टाइम पे जो है लग रहा था उनको कि ड्रामा इंडस्ट्री इतना वर्क नहीं करेगी आगे जाके, लेकिन आगे चल के अब हो गई स्थिति अलग, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें हमारी प्यारी सी न्याय सी भोली सी भाली सी फहद इश्तियाक के बारे में। अब भोली सी भाली सी तो है, लेकिन मैं जानता हूं कि छोड़े बात कर लेते हैं हम। फहद इश्तियाक एक राइटर है, और इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामास को जो है उरूज देने में काफ़ी ज़्यादा मरकज़ी किरदार अदा किया है। बिन रोए और हम सफ़र जैसे ब्लॉकबस्टर ड्रामास भी इन्होंने दिए हैं, और इसके बाद भी जो है ये सिलसिला मुसलसल जारी रखा था इन्होंने हम टीवी के साथ। हम टीवी के साथ इनके 90% ड्रामा है, और हम टीवी के साथ अच्छा खासा काम भी कर चुकी है ये पहले। लेकिन 2019 में ये दिल मेरा के बाद उन्होंने हम टीवी को जो है छोड़ दिया, और ड्रामा इंडस्ट्री को भी एक एंगल से छोड़ दिया था कि ये ड्रामा फर्दर नहीं बनाती थी उसके बाद। लेकिन उसके पीछे कुछ कारण भी थे कि हम टीवी, जैसा कि इन्होंने खुद कुछ मतलब के इंटरव्यूज़ में कहा है कि हम टीवी जो है इनकी राइटिंग को बदल देती थी। एंड में आके जो है ये नहीं चाहती थी वैसे सीन्स उसमें डाल दिया करती थी, जिससे कि ड्रामा का फ्लो ख़राब हो जाता था। तो इसलिए ऐसे कुछ कटु अनुभव थे हम टीवी के साथ इनके, जिसकी वजह से इन्होंने हम टीवी के साथ फर्दर आगे नहीं बढ़ाया प्लान, और कुछ टाइम के लिए ड्रामा इंडस्ट्री से भी ब्रेक ले लिया कि शायद ये कुछ और सोचना चाहती होगी, कोई नई नॉवेल लिखना चाहती होगी। लेकिन बाद में जो है इन्होंने अब 2024 के अंदर 5 साल के बाद जो है ARY के साथ जुड़कर फिर से ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया है। अब ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम टीवी से निकल के ये ARY के पास आई है। तो अब देखते हैं कि क्या ये हरपल जियो के पास भी जाएगी, क्या ये ग्रीन एंटरटेनमेंट्स के पास भी जाएगी। क्योंकि ये राइटर दोस्तों, अगर आप इनको नहीं जानते, अगर आपने नए नए ड्रामास देखना शुरू किया है तो शायद आप इनके नाम से वाकिफ़ ना हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में। और ये जब से मतलब कि इस इंडस्ट्री से दूर गया है, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि लॉस भी हुआ है। इनके ड्रामास काफ़ी ज़्यादा मतलब कि समझने वाले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कि सोशल मैसेज इनके ड्रामास में होता है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लेगा, अगर आपने देखे हो तो ये दिल मेरा इनका ड्रामा था,
वो उसके बाद ज़िंदगी का सफ़र इनका ड्रामा था। इसके बाद जो है उससे पहले जो है चले जाए तो उड्डारी भी इनका ही ड्रामा था। अगर आपने ये 3 ड्रामास देखे, ये नए ड्रामा से बिन रोए और हमसफ़र वो पुराने ड्रामा से शायद आप देखे ना देखे, लेकिन ये जो ड्रामास थे ये जो है जो 17, 18 और 19 में आए थे काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर रहे थे और काफ़ी अच्छे ड्रामास भी थे, मैंने देखे तो इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन बात वही है कि हम टीवी इनके ड्रामास के अंदर जो है थोड़ा बहुत फेरबदल करवा देती थी, थोड़ा बहुत मतलब कि उनकी चलने नहीं देती थी, कभी कभी जो है वो ना चाहते हुए भी उनको फिर उसके अंदर जो है मानना पड़ता था। इसलिए उन्होंने हम टीवी से भी पर्दा कर लिया, ड्रामा इंडस्ट्री से भी पर्दा कर लिया और अब ये आ रही है कभी मैं कभी तुम के साथ। वैसे इन्होंने इसका भी मतलब कि 1 साल या 1.5 साल पहले अपने जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर अनाउंसमेंट किया था। उस टाइम पर इन्होंने कहा था इसका नाम होगा तेरी मेरी कहानी और जो है मरकज़ी किरदार इसका अदा करेंगे बिलाल अब्बास खान। लेकिन वही बात है कि फ़हद मुस्तफ़ा को आना पड़ा क्योंकि बिलाल अब्बास खान ने ये ड्रामा अनफॉर्चुनेटली छोड़ दिया। इससे पहले सजल अली की भी बात हो रही थी लेकिन उन्होंने भी ये ड्रामा छोड़ दिया, तो बाद में जो है हमारी प्यारी सी हानिया आमिर को कास्ट कर दिया गया है। लेकिन बात वही है कि कभी मैं कभी तुम, यही नाम क्यों? तो दोस्तों इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि कभी मैं कभी तुम नाम का जो है उनका एक सॉन्ग भी है और उन्होंने ये सोचा होगा कि जब सर्च इंजन में ये नाम डालेंगे लोग तो उनका सॉन्ग भी तो आएगा और सॉन्ग जब आएगा तो लोग उसको देखेंगे भी, उसके भी थोड़े व्यूज़ बढ़ जाएंगे और यही इसी तरह से मार्केटिंग तो होती है, थोड़ा बेनिफिट उनको मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ तेरी मेरी कहानी काफ़ी ऑर्डिनरी सा नाम लगता है, दूसरी तरफ जो है इसके ऊपर एक बॉलीवुड का सॉन्ग भी है, तो क्यों ना उस सॉन्ग को बेनिफिट देने की जगह अपने सॉन्ग को बेनिफिट दिया जाए, यही सोचा होगा। और क्या सोच सकते हैं, कभी मैं कभी तुम के पीछे और कोई लॉजिक टुक मुझे नज़र तो नहीं आ रही। दूसरी तरफ हम बात करें हमारे प्यारे से नए से बड़े से फ़हद मुस्तफ़ा की स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी क्या रहेगी? तो स्टोरी कुछ इस तरह से रहेगी कि हमारा मुस्तफ़ा एक मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नालायक, काफ़ी ज़्यादा गेम खेलने वाला, अपनी ज़िंदगी को नॉन सीरियस लेने वाला एक कैरेक्टर है जो कि अपनी ज़िंदगी में मस्त मगन है। और दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी हानिया आमिर का कैरेक्टर, अब इनका नाम जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मैं कंफ्यूज हूँ कि सबरीन है, सरबीन है कि सबीन है, इसलिए मैं इसको सब्बू कहूँगा। तो हमारी प्यारी सी जो सब्बू है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पढ़ाका है और हमेशा टॉप करती है और टॉप करने वाली लड़कियों को हमेशा ऐसे नालायक लुच्चू लफंगे ही पसंद आते हैं ड्रामास के अंदर, जैसा कि हम जानते हैं। हानिया आमिर को भी पसंद आ गया हमारा मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा को जाके एक दिन प्रपोज़ कर देती है और प्रपोज़ जब उसने किया तो मैं आसपास की चीज़ें थोड़ा एनवायरनमेंट चेक कर रहा था तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी की शादी होने वाली है या तो हो चुकी है। और वही बात है अगर होने वाली है तो हम सोच सकते हैं कि हानिया आमिर हुई होगी कि जिनकी शादी होने वाली है और किसी भी तरह से जो है रिश्ते वालों ने मना कर दिया। तो अब हानिया आमिर को अपनी इज्जत बचाने के लिए मुस्तफ़ा को जो है बलि का बकरा बनाना पड़ा, उससे कह दिया कि मुझसे शादी करोगे। या फिर दूसरी तरफ ये चीज़ हो सकती है कि किसी की शादी होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। अब इसके अंदर मैं जो है थोड़ी अपनी बुद्धि चलाना चाहता हूँ कि किसकी शादी होने वाली थी, क्या हानिया आमिर की? हाँ, पहले तो यही लगता है कि हानिया आमिर की शादी होने वाली थी, नहीं हुई, इसकी वजह से तो वो प्रपोज़ करे। लेकिन जो इन्होंने पहला मतलब के ट्रेलर डाला, अब हो सकता है कि थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए ही डाला हो, उसके अंदर जो है शादी की शॉपिंग हो रही है और शादी साफ साफ पता चल रहा है कि किसी और की है। अब जाहिर सी बात है उस लड़की की शादी या तो हो चुकी है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है जिसकी वजह से हानिया आमिर को झटका लगा, शायद जहेज़ को लेकर कुछ हंगामा हुआ होगा और हानिया आमिर सोचे होगी कि ऐसे होते हैं ये सारे लड़के, ये खुद को जो है टॉप समझने वाले, तो इससे अच्छा है कि मैं किसी बेवकूफ़ लड़के को चुनूँ कि जो खुद को बेवकूफ़ समझता हो, मानता भी हो और जिसकी वजह से मैं जो है उसके साथ अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकूँ। क्योंकि कटु अनुभव से ही लोग सीखते हैं और दूसरों के अनुभव से ही तो सीखा जाता है। तो यही सोच के हानिया आमिर ने जो है हमारे मुस्तफ़ा को जो है प्रपोज़ कर दिया होगा कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान हो, तुम क्या मुझसे लड़ोगे और तुम क्या मेरे सामने अपनी आवाज़ ऊंची करोगे, यही सोच के जो है उससे शादी कर ली होगी। ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी एक चीज़ ये हो सकती है कि ये लड़की जो है वो उसकी बहन ही और उसकी शादी जो है टूट गई हो या फिर बड़ी मुश्किल से हुई हो, काफ़ी ज़्यादा तमाशा लगा हो। और फिर वही बात है कि ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा है कि ऐसे लड़के से शादी किया जाए जो खुद को भोंडू समझे, कम से कम तुम्हारी इज्जत तो करेगा। तो यही सोच के हमारी प्यारी सी हानिया आमिर ने जो है हमारे मुस्तफ़ा को प्रपोज़ कर दिया और मुस्तफ़ा जो कि पहले से ही भोंडू है, जो कि मानता भी है, ट्रेलर्स के अंदर चीख के कह रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं जो है गेम खेलता हूँ, मेरा किसी काम का नहीं, मैं सारा दिन गालियाँ सुनता हूँ। लेकिन वही बात है कि इतनी प्यारी, इतनी सोबर लड़की, इतने पढ़ाका लड़की, टॉप करने वाली अगर मुझे प्रपोज़ करेगी तो मेरे मुँह से तो हाई ही निकलेगी ना। ऊपर से हानिया आमिर का कलर है कि जाता ही नहीं है, इतनी सफ़ेदी कहाँ से लेकर आते हैं पाकिस्तानी ड्रामास में। वही बात है कि हमारे प्यारे से मुस्तफ़ा ने हाँ कर दी और दोनों की शादी हो गई। पहले तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई। हानिया आमिर को जो है वो कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। पहले तो सारा का सारा गंध देख कर उससे मज़ा आता था, कहती थी कि कितना प्यारा लड़का है, कितना अच्छा लड़का है, मैं तो फेरी टेल दुनिया में रहती थी, असल ज़िंदगी तो ये है। हाँ, एक तरफ मतलब कि जांघें पड़ी हुई है, एक तरफ पे बनियान है, एक तरफ पे मतलब कि सोफ़े के ऊपर जूते पड़े हुए, ये असल ज़िंदगी है, ये है रियलिटी, ये है प्रैक्टिकलिटी। और मैं जो है क्या मतलब कि सारी चीज़ें यहाँ रखो, वहाँ रखो, वहाँ रखो,
वही सारी चीज़ें हो गई। और शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया, दोनों ने मज़ा भी किया। उसने कहा कि ज़रा हाथों से खाओ, उंगलियां चाटो, और हानिया अम्मी ने चाटा, मज़ा आ गया उनको पहले तो। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, ये तो मतलब कि पागल है, ये तो साइको है, ये तो दिमाग ख़राब है इसको तो मैनर्स नहीं है। और धीरे धीरे हानिया आमिर को उसकी पट्टे दिखने लगती है कि ये तो माँ बाप भी उसको गालियाँ देते हैं और माँ को भी हानिया आमिर को ज़्यादा पसंद नहीं आते। और मैं सोचा हूँ कि माएँ हमेशा ऐसे ही होती है कि अपना बेटा कितना ही नालायक, कितना ही भोंदू क्यों ना हो, सामने वाली अगर बहू टॉपर भी है तो भी तुम मेरी पसंद नहीं थी। और यही सारी चीज़ें होगी हानिया आमिर के साथ कि ससुराल में रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा। एक तरफ सास के ताने, एक तरफ बाप जो है बार बार उसके शोहर को तरखाया जा रहा है, डसाया जा रहा है, जलील करता है। और शोहर जो है इन्हीं सब चीज़ों के सामने जो है खुद को मेंटल रखने की कोशिश कर रहा है, मेंटली स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेंटल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ बाप के ताने, एक तरफ माँ का प्यार, एक तरफ भाई की बड़ाई, और तीसरी तरफ बीवी भी आगे जो कि उससे कहीं ज़्यादा होशियार समझदार है। तो इसीलिए वो जो है अब लड़ने लगा है, झगड़ने लगा है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ मत रहो। वो सोचता है कि मैं मतलब कि कमतर हूँ अपनी बीवी से, और मर्द और से कमतर कैसे हो सकता है शादी के रिश्ते में। यही सोच के वो कह रही है कि तुम छोड़ दो मुझे। लेकिन हमारी पैसे यानी हमें कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें शादी नहीं करनी थी, लेकिन हो गया तो निभाओ ना। लेकिन फहद मुस्तफ़ा का जो कैरेक्टर है वो मानने को ही तैयार नहीं। वो कहता है कि नहीं, मुझे छोड़ दो। और यही स्टोरी कुछ रहने वाली है कि मुस्तफ़ा जो है इसके बेस में होगा और हानिया आमिर इसके आसपास घूमेगी कि इसको समझाएगी कि तुम भी कुछ हो, तुम में भी मतलब कि दिमाग है, तुम्हें भी जो है असर सुख आ सकता है अगर तुम सही से अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना सीख जाओ तो। लेकिन क्या हमारा मुस्तफ़ा सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि दूसरे जो किरदार होंगे वो इस किरदार पे क्या इफेक्ट डालेंगे, वो स्टोरी में क्या देंगे। तो वही बात है कि बड़े भाई का किरदार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि वही बात है कि बड़ा भाई काफ़ी ज़्यादा होशियार चालाक है और सूट बूट पहन के सारा दिन घूमता रहता है, पट्टे वाले पैंट्स को पहनता है। और वही है कि कोई पट्टे खींच के इसको मार ना दे, बहुत दर्द होता होगा। और मैं सोचता हूँ कि यार ये मतलब कि ओल्ड फैशन हो गया है अब कुछ, मतलब कि वो जंग वाला पट्टा ही ठीक है, ये पट्टे नहीं पहनने चाहिए, अजीब लगते हैं अब ड्रामास के अंदर। ऐसा लगता है कि 80s का कोई ड्रामा दिख रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ वही बात है कि इसकी शादी हो जाती बहुत ही अमीर लड़की के साथ। बहुत अमीर लड़की को ये फंसा लेता है अपने प्यार के जाल में, और अब्बा जान को भी उसके साथ लेकर जाता है कि चलिए अब हम ससुराल में रहेंगे मेरे। और ससुराल के काफ़ी बड़ा है और अब्बा जान जो है सोचते हुए कि मेरा बड़ा बेटा काफ़ी ज़्यादा होशियार है, लायक है, फायक है, देखो इतनी बड़ी औरत के साथ शादी करके कितना मालदार हो चुका है मेरा बच्चा, और मुझे भी वहाँ पर लेके जाता है। तो दूसरी तरफ वही बात है कि जो बच्चा काम नहीं कर रहा और सारा दिन गेम खेलता है उसके साथ क्या होगा? वही होगा ढलाना, धुटकार, फिटकार, और कहेगा कि निकल जाओ मेरे घर से। वही कैसा टाइम आएगा कि बेचारा फहद मुस्तफ़ा अपने बैग को उठा के अपनी बीवी के साथ उस घर से निकल भी जाएगा, लेकिन वापस भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि फैमिलीज के आसपास ही स्टोरी घूमने वाली। मुझे नहीं लगता कि फहद मुस्तफ़ा ज़्यादा देर तक बाहर रहेगा, लेकिन अगर रहते भी है तो क्या होगा? वही होगा कि अब्बा जान जो कि अपने बड़े बेटे के पास बड़े मान से गए हैं कि वो मुझे रखेगा, लेकिन वही है कि वहाँ उस घर के अंदर उसकी चलती नहीं, उसकी बीवी की चलती, और बीवी कहती है कि मेरे मामला में काम ना अड़ाया करो, और वही है कि निकल जाओ मेरे घर से। और बेचारे अब्बा जान रोते अपनी अम्मी के साथ जो है अपने छोटे बेटे के घर पे वापस आ जाएंगे, और छोटे बेटे से जो है माफ़ी भी मांगेंगे कि सोचेंगे कि मैंने क्या किया सारी ज़िंदगी में, मतलब कि मैंने पैसे को ही तवज्जो दी, अपने बच्चे छोटे बच्चे को तो मैंने देखा ही नहीं कि कितना प्यारा, कितना स्वीट, कितना सिंपल है। मेरे बड़े बेटे ने तो मुझे अपनी बीवी के लिए छोड़ दिया आराम के लिए। यही कुछ मतलब कि स्टोरी रहने वाली होगी। और हमारा प्यारा मुस्तफ़ा भी, उसके दिमाग में भी वही सारी चीज़ें चल रही होगी कि मैं एक नंबर का घटिया इंसान हूँ, मेरे में दिमाग नहीं है, मेरे में बुद्धि नहीं, मेरे में ये नहीं, मेरे में वो नहीं है। लेकिन हानिया आमिर जो कि काफ़ी ज़्यादा होशियार सिंपल रहने वाली लड़की है, वो हमारे प्यार से मुस्तफ़ा को जो है ढांढस बंधाएगी, उसको जो है आत्मविश्वास दिलाएगी, उसको जो है करेज दिलाएगी, उसको जो है समझाएगी कि तुम भी दुनिया में हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो किसी वजह से पैदा किया है, तो जाओ जाके नमाज़ पढ़ो। क्या? हाँ, लेकिन पढ़नी चाहिए दोस्तों, मजाक की बात नहीं है, ये तो करना ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम बात यही करते हैं कि मुस्तफ़ा को समझाएगी कि तुम भी कुछ कर सकते हो, और मुस्तफ़ा आगे चल के जो है बढ़ जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कहता कि वो मालदार हो जाएगा और अपने बड़े भाई को पछाड़ देगा पैसे के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसके अंदर एक करेज आ जाएगा, उसको भी ऐसा लगने लगेगा कि मैं भी हूँ। और अंत में जाके हानिया आमिर जो है हमारे मुस्तफ़ा को सुधार देगी, मतलब कि उसको जो है कपड़े रखने की तमीज़ आ जाएगी, उसको जो है बात करने की तमीज़ आ जाएगी, खाने पीने की तमीज़ आ जाएगी, और किस तरह से जो है फर्दर सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए वो भी तमीज़ आ जाएगी। आगे से ये नहीं कहेगा कि तुम मुझे छोड़ दो। और यही कुछ स्टोरी रहने वाली है जैसा कि मुझे लगा। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा, आपको ये प्रीव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। बड़े सालों बाद 9 और 5 साल बाद जो है 2 बड़े चेहरे आने वाले हैं, तो ज़रूर ड्रामा को देखिए मैं कहूँगा। और मेरे रिव्यू को भी देखिए यार, अगर ड्रामा को देख रहे हैं तो लोग अब देखते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। तुम्हारी दुकान पकड़नी नहीं, तुम्हारे बहाने कैसे जिए अच्छे से? मैं मना कर नहीं पाया उसको। तो ऐसा लगता है कि ऐसा कभी हो नहीं पाए, तुम्हारे बगैर अधूरा रह जाऊँ। जिंदगी भी